हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, अभी आप लोग जो भी बच्चा का एग्जाम अभी चल रहा है 2025 में होने वाला है, जो अभी लेटेस्ट में आपको एक तो मध्यमा बोर्ड का 27 जनवरी से एग्जाम होगा और आप लोगों को बिहार बोर्ड का भी एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो ये जो सोशल साइंस का हमने क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करें बच्चों, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन या तो बिहार बोर्ड से दे रहे हैं या तो आप मध्यमा बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये दोनों में आपको काम आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ पार्ट हम हिस्ट्री से ले लिए, कुछ पार्ट इकोनॉमी से लिए, कुछ आपदा प्रबंधन से ले लिए और कुछ आपको ज्योग्राफी से भी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो सवाल है आप लोगों को सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में आपको टोटल ये जो हम क्वेश्चन बताने का प्रयास करें ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जुड़ सकेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से। तो चलिए बात हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन की बच्चों। तो क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें आपको जो सोशल साइंस का है, तो ये वही क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत बार में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे सभी लोग, और वीडियो अंत तक देखे हैं। और जो भी बच्चा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और सभी बच्चों को एक बार 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 हम बोल रहे बच्चों कि जो भी बच्चा अगर वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिख के हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। या तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें एक बार कमेंट करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा कह रहा है ना, सबसे पहले बिहार में बाढ़ की स्थितियां को वर्णन कीजिए। अगर आपको बिहार के बारे में पूछा जा रहा है तो कह रहा है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो सबसे पहले जानते हैं आप लोग कि बिहार में बाढ़ कहाँ पे आती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ से अगर आप सोचना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस क्वेश्चन को आंसर लिखने में काफी मदद मिलेगी। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नदी घग्गर नदी होता है, गंडक नदी है ना, कमला है, बागमती है, कोसी नदी, ये सारे नदियां जो है ये बाढ़ की चपेट में लाती है। ये सबसे ज्यादा बाढ़ आने की यहीं से चांसेस होती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन जिला में बाढ़ आती है, वो भी बात आप समझेंगे तो लिखेंगे। अगर बात करते हैं तो आपको सारण हो गया, गोपालगंज हो गया, वैशाली हो गया, सीतामढ़ी हो गया, है ना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, ये सब सारी जो क्षेत्र है हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ओके, ये सब क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पूर्णिया हो गया, ये सारे लोग, ये सब क्या है, इस सब में ज्यादा बाढ़ आता है। तो आप लोग ये सारे चीज अगर दिमाग में कंबाइन करते हैं, सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस क्वेश्चन को आंसर लिखने में काफी मदद मिलेगी, है ना। अगर बाढ़ की बात किया जाएगा तो अब पूछा जाएगा कि बिहार में बाढ़ की स्थितियां क्या है, बाढ़ यहाँ पे कैसे आते हैं, किस नदी से, तो ये भी आप लोग समझिएगा। तो नदी की बात करते हैं, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको बिहार में बाढ़ की स्थितियां को वर्णन कीजिए। तो बिहार के बारे में पूछा जा रहा है बाढ़ के आने की स्थिति। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानसून, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे मानसून की अनिश्चितता के कारण बिहार के किसी न किसी भाग में प्रति वर्ष बाढ़ के आगमन होता है। अब यहाँ पे कह रहा है बाढ़ का आगमन, अनिश्चितता मतलब के कारण, मतलब मानसून जब आती है, बरसात का मौसम आती है, बरसात के मौसम में के समय, उसके बाद अनिश्चित, मतलब अभी बाढ़ का मौसम है उसके बाद आ जाता है बाढ़, है ना। तो ये सब क्या है, मौसम के कारण। कह रहा ना कि मौसम के अनिश्चितता के कारण बिहार के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष, हमेशा, हर साल बाढ़ की आगमन होता है। चलिए जैसे हम बात कर लेते हैं, बिहार की कोसी बाढ़ की विभाजित के लिए बदनाम है। जो बिहार में कोसी नदी है, कोसी से ही ज्यादा से ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है ना। यहाँ पे करा उत्तरी बिहार, है ना, उत्तरी बिहार के मैदानी बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है। जो मैदानी भाग है उत्तरी बिहार में मैदानी जो भाग है वो बाढ़ से अधिक प्रभावित क्षेत्र होती है ना। अब यहाँ पे करा उत्तरी बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सारण हो गया, गोपालगंज हो गया, वैशाली हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सहरसा हो गया, खगड़िया हो गया, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि, ये जो सारे जो जिला है ये सब क्या है, बाढ़ के चपेट में प्रति वर्ष आता है। ओके, चलिए यहाँ लिखिए, फिर उसके बाद लिखेंगे इन क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी नदी बहती है। तो घग्गर नदी हो गया, गंडक नदी, कमला हो गया, बागमती हो गया और कोसी नदियां
से बाढ़ आती है। ये जो सारे जो जिला अभी हम आपको बताएं, जैसे कि आपको सारण हो गया, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया और दरभंगा और मधुबनी, तो ये सब जो सारे जो जिला है हमारे बिहार राज्य की, है ना, तो इसमें कौन सी नदी के कारण होती है? तो घग्गर हो गया, गंडक हो गया, कमला हो गया, बागमती होगी और कोसी नदी से बाढ़ आती है ना। ये सारी नदियां जब तूफान आती है, जब बाढ़ ज्यादा हो जाती है, तो ये सब नदियां से ही हमारे इस जिला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बनते हैं। उसके बाद अब बात कर रहा है कि उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है हिमालय के तराई क्षेत्र, है ना। हिमालय के कौन क्षेत्र? तराई क्षेत्र से अधिक वर्षा आता है। जब हिमालय के तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होगा तो हमारी ये जो नदी बताई, घग्गर हो गया, गंडक, कमला, बागमती, कोसी, यहाँ पे क्या होगा? पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो ये सारे कहाँ भीगेगा? ये हमारे जो जिला है ये सब नदी के आसपास, नदी के किनारे बसा हुआ है। जब नदी में पानी आएगा, बाढ़ आएगा, तो ये क्या करेगा? गाँव में पहुंचेगा, इस जिला में पहुंचेगा, तो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैदानी भागों में पानी आएगा। मैदानी भागों में पानी आने के कारण ही बाढ़ बढ़ जाती है ना। चलिए, उसके बाद कहता है कि जब हिमालय के तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा है, एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल बाढ़ क्षेत्र लगभग 64 लाख हेक्टेयर में होता है। कितना क्षेत्र में? 64 लाख हेक्टेयर में होता है। एक अनुमान लगाया गया है बिहार की, है ना। चलिए, तो अगर आप बिहार से प्रभावित क्षेत्र की स्थितियां की बात, बाढ़ की स्थितियां पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन लिख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट मेरा है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? जो लोकतंत्र हमारे देश में है, तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लोकतंत्र सिद्धांत एवं व्यवहारों में लोकतंत्र जनता के द्वारा, है ना, जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन लोकतंत्र का ही है। जो अगर हम बात करते हैं इसका अगर परिभाषा, अगर लोकतंत्र की परिभाषा बोला जाएंगे तो इसका परिभाषा लिखेंगे जनता के द्वारा, हाँ, जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। ये जो परिभाषित किए थे, ये कौन किए थे? अब्राहम लिंकन जी ने किए थे। कौन कहते हैं? अब्राहम लिंकन जी ने। अगर आपको से ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर लोकतंत्र का परिभाषित किसने की है, तो इसका आंसर मानेंगे कि अब्राहम लिंकन जी ने। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनना। मतलब लोकतंत्र के, हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है कि जो अपने सरकार जिस भी सरकार को चुनी होगी तो अपनी मर्जी से चुनी होगी। मतलब किसी के दबाव में आके किसी का वोट नहीं देना होता है। अपना लोकतंत्र, अपना मताधिकार है। हमको जिसी को मन करेगा, जिस सरकार को हम अच्छा समझते उसी सरकार को वोट देंगे, तब जाके सरकार बनती है ना, उसी पार्टी को सरकार बनती है। चलिए, उसके बाद कह रहा है लोकतंत्र एक प्रकार का शासन ही है। लोकतंत्र एक प्रकार के क्या है? शासन ही है। चलिए, उसके बाद लिखेंगे एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है। क्या है? एक सामाजिक, है ना, एक सामाजिक व्यवस्था का ही सिद्धांत है। विशेष प्रकार की मनोवृत्ति मतलब मानव के द्वारा, है ना, तथा आर्थिक आदर्श है। आदर्श कहने, है ना। उसके बाद कह रहा है एक अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी यहाँ पे क्या है? व्यवस्थित है। चलिए, उसके बाद लिखेंगे देश में यह शासन प्रणाली लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक शिक्षा, राजनीतिक समानता न केवल सिद्धांतों के रूप से अधिक व्यवहार के रूप में किया जाता है। इसका कहने का अर्थ समझिए कि धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें धार्मिक अपना जिस भी धर्म को मान सकते हैं, सभी को कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं है कि किस धर्म को आप मानने वाले, इससे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, उसके बाद कर रहा है सामाजिक। तो हमारे जो समाज की बात करते हैं तो समाज में हर एक प्रकार से आपको जिस भी समाज में जिधर भी करना तो अपने समाज से ही भी चलना होता है। उसके बाद करता है समानता के अधिकार। सभी को यहाँ पे जो हमारे देश में सभी को एक जैसा सम्मान दिया जाता है ना, किसी से भेदभाव की भावना नहीं रखा जाता। ये हमारे देश का कल्चर है। चलिए,
ये हो गया। तो आप इतना भी लिख देंगे तो आप लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन को अगर बना लेते हैं, लिखते हैं एग्जाम में, तो आपको मिल जाएगा नंबर, कहीं भी आपको कटिंग नहीं होगी। चलिए उसके बाद कह रहा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिला परिषद के 3 कार्य बताएं। जो जिला परिषद होता है हमारे एक जिला में जिला परिषद होता है ना, 2 होता है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो उस जिला परिषद के 3 कार्य बतावे, मतलब उसका 3 काम बतावे जिला परिषद का, कि जो जिला परिषद होते हैं उनका काम क्या क्या होता है, उसको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित प्रकार हो सकता है ना। सवाल को आप ऐसे भी अपने मर्जी से के अनुसार जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए उसके बाद पहला कार्य होता है, पहला जो उसका काम होता है, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच का संबंध स्थापित करना। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन की कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में एक पंचायत समिति होता है, एक होता है ग्राम पंचायत के बीचों को, दोनों में क्या करना है, एक संबंध स्थापित करना है ना। दूसरा में हम लिखेंगे कि विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि एक जिला में बहुत सारे पंचायत होते हैं, बहुत सारा पंचायत होते हैं, तो सभी जो पंचायत समिति जो जीता हुआ कैंडिडेट होते हैं वो सारे को योजनाओं का एक संतुलित करना, कि मतलब कहाँ पे क्या जरूरत है ये ज्यादा चीज, तो वो जिला परिषद के ही कार्य में आता है। तीसरा लिखेंगे शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई पंचायत में अगर स्कूल नहीं है तो वहां पे स्कूल खुलाने की व्यवस्था जिला परिषद का काम है। अगर जिस भी पंचायत में अगर कोई चीज, पंचायत भवन नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं, वहां पे व्यवस्था नहीं है, तो एक सारे काम किसके अंतर्गत आएगा, तो जिला परिषद के अंतर्गत आएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनका विकास करना। अगर मान लीजिए किसी पंचायत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो किसी पंचायत में बहुत सारा रोड नहीं है, तो वहाँ रोड नहीं है तो वहाँ का व्यवस्था जिला परिषद को एप्लीकेशन देंगे, जिला परिषद है जो आके देखेंगे, वहाँ सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद वो आगे के प्रोसेस करेंगे। तो ये सारे अंतर्गत जो सड़क आता है, पर सड़क हो गया, बहुत सारी चीज, पंचायत भवन हो गया, शिक्षा स्कूल की बात करें, तो ये सारे किसके कार्य में आता है, तो जिला परिषद के ही कार्य में आते हैं। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आपको लिख लिया जाएगा, है ना, समझ गए हमने। तो ये अगर इसका आंसर भी, चलिए नेक्स्ट है कि निजीकरण का अभिप्राय क्या है ना, निजीकरण। और दूसरा यही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाएगा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि निजीकरण का अभिप्राय क्या है ना, अभिप्राय क्या है, और दूसरा इसी सवाल को पूछा जाएगा कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम ही, इसका आंसर दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो इसको लेकिन खाली तरीका लिखने का अलग अलग है, क्वेश्चन का तरीका अलग है लिखने का, लेकिन आंसर जो होगा एक ही होगा। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, या तो निजीकरण का अभिप्राय क्या है, मतलब इसका काम क्या है, यही बोला जाएगा। तो सबसे पहले निजीकरण की अगर हम बात करते हैं तो निजीकरण में लिखेंगे कि निजीकरण की धारणा विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में किए जाने वाला आर्थिक सुधारों से संबंधित है। कहने का मतलब कि निजीकरण का अर्थ होता है कि निजीकरण की विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में किए जाने वाला आर्थिक सुधार से संबंधित है। मतलब कि जो हमारे जो देश में निजीकरण हो रहा है कि अगर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा या जिस भी सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा, तो वहां पे क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर को असर पड़ने वाला है ना। मतलब अर्थव्यवस्था उससे क्या होगा, हमारे सुधार होगा। क्योंकि ये इसमें एक भी कारण ये भी हो सकता है कि अगर सरकारी काम होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करने के कारण वो क्या होते हैं कि जो हमारे रेल हो गया या जिस भी कंपनी है, तो वो वहाँ पे मनमानी काम करता है, तो वहाँ पे विकास होगा नहीं, हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमारे सरकार है जो क्या करते हैं, कई जगह पर निजीकरण कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे यह इस विचारधारा के अनुरूप है कि सरकार का कार्य व्यवसायी करना नहीं है। सरकार का काम व्यवसायी करना नहीं है। जैसे कहने का अर्थ यह है कि अगर निजीकरण अगर सरकार करती है तो सरकार का व्यवसाय नहीं, मतलब कि उसको कमाना नहीं है, लेकिन उसका काम यह है कि जनता का अच्छा से सेवा भला होना चाहिए, उससे अच्छे काम में रोजगार मिले, ये ऐसा नहीं। उसके बाद कह रहा है
कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का बहुत विस्तार हुआ है। क्या हुआ है? बहुत सारे विस्तार हुआ है। किसके कारण में? सार्वजनिक क्षेत्रों में। उसके बाद लिखेंगे लेकिन सार्वजनिक उपकरणों का कार्य संपन्न एवं प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। कहने का तो साफ तौर पे कहा जाएगा कि अगर जो भी काम अगर किया जा रहा है सरकारी कर्मचारी के द्वारा या तो कोई भी, अगर वहाँ काम अच्छा नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, है ना, बहुत सारे प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से निजीकरण की व्यवस्था लाई गई। उसके बाद लिखेंगे इस क्षेत्र के अधिकांश उपकरणों घाटे में चल रहे अथवा बहुत कम लाभ अर्जित करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कर्मचारी अगर काम नहीं करेंगे कंपनी में तो वो अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे कंपनी घाटे में चला जाएगा। कंपनी जब घाटे में जाएगा तो उसका क्या होगा, वहां पे जो भी लाभ अर्जित होना चाहिए नहीं होगा तो उसका तो बहुत सारा नुकसान, वो कंपनी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, है ना। चलिए, अब तक के भारत सरकार की विचारधारा एवं उसकी आर्थिक नीति निजीकरण के पक्ष में रहा है ना। अभी तक ला जो हमारे देश की सरकार है वो अभी तक क्या कर रहे हैं कि निजीकरण के पक्ष में ही रह रहे हैं, है ना, निजीकरण करने के लिए। इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे फलस्वरूप निजी क्षेत्रों में अनेक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। जैसे अब हो गया, अब निजी क्षेत्र में कई ऐसे औद्योगिक क्रियाओं के संचालन में प्रवेश कर दिया है। अगर हम बात करें, अगर निजीकरण की बात किया जाएगा तो आप लोग अगर जो हमारे दैनिक जीवन में जो बीत रहा है, घटना घट रहा है, उससे रिलेटेड अगर हम सोच लेते हैं तो भी निजीकरण को परिभाषित या निजीकरण के बारे में हम 10 लाइन लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे अगर बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले की बात हम करते हैं तो यहाँ पे हो रहा था कि सारा अब प्राइवेट हो जाएगा, निजीकरण। अब एरोप्लेन, है ना, ये सारी चीज क्या है, अधिकतर है जो प्राइवेट है तो ये निजीकरण में ही आएगा, है ना। चलिए, उसके बाद करा है इसके पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित थे। निजी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ही विदेशी कंपनियों को भी देश में अपना उद्यम स्थापित करने का प्रोत्साहन किया गया। अब बात हम कर लेते हैं कि जो हमारे देश के हैं, अब यहाँ पे क्या किया, जो सार्वजनिक क्षेत्र था, जो सरकारी जमीन था, उसमें अब कहां से विदेशों को कंपनी को बुलाकर यहाँ पे विदेशों कंपनियों को बुलाकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोजगार देने के काम करेंगे। जैसे उद्यमी लगाएंगे, यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे। अब फैक्ट्री जब खोलेंगे तो हमारे देश के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था अच्छा हो जाएगा। तो यही आपको निजीकरण को लिखने, अगर निजीकरण की बात किया जाएगा तो निजीकरण को लिखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ ये है कि भूकंप को प्रभावों को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को बतावे, है ना। आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूकंप को प्रभावों को कम करने वाले किन्हीं 4 उपयोगों को नाम बतावे। 4 को बताना है कि जब भूकंप आएगा, भूकंप को प्रभावों को रोकने के लिए, जब भूकंप को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं इसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे भूकंपों को प्रभावों को कम करने के लिए सुरक्षित आवास निर्माण करना, भीषण क्षति को कम किया जा सकता है और इसके लिए 4 उपाय भी है। इसके लिए कितने उपाय है, इसके लिए हमें 4 उपाय भी है। तो कौन कौन उपाय है ये भी देख लीजिए। पहला मेरा है कि जो भवन हम घर बनाएंगे ना, भवन बनाएंगे जहां पे भूकंप आता है ना, वहां जिस जगह पे भूकंप ज्यादा आता है वहां पे घर कैसा होता, आयताकार होता। तो वही पे बोल रहा है कि भवन को आकार होनी चाहिए और नक्शा साधारण होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। भवन का आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार होनी चाहिए और क्या होता है, नक्शा साधारण होनी चाहिए। दूसरा में लिखेंगे मकान की नींव को मजबूत एवं भूकंप रोधी होनी चाहिए। मतलब जब मकान बनाएंगे उसका जो जड़ होता है उसको क्या बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि उसको भूकंप आने से रोका जा सकते हैं। चलिए तीसरा लिखेंगे लंबी दीवारों को सहारा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, तीसरा में लिखेंगे कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंटा, पत्थर और कंकड़ की कमन होनी चाहिए। मतलब कंकड़ करने के मतलब छोटा छोटा कंकड़ देने चाहिए, है ना। तो ये चीज लिखे। चौथा में लिखेंगे निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होनी चाहिए। जहां पे घर बनाएंगे वहां पे पहले अध्ययन करवानी चाहिए, कैसा, वैज्ञानिक माध्यम से, है ना, कि वहां का मिट्टी कैसा है,
तथा न्यू तथा निर्माणकारी होना चाहिए, उसके बाद ही ये कार्य होना चाहिए। चलिए, तो ये लिखेंगे सवालों को, तो आपको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मेरा सवाल है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कह रहा ना कि सोनामी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। सोनामी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो सोनामी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो लिखेंगे कि सोनामी किसे कहते हैं, या तो सोनामी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि सोनामी शब्द दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? सोनामी शब्द दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया सु, है ना, क्या हो गया? सु, जिसको हम बोलते हैं टिस, तथा नमी, है ना, नमी। सु का अर्थ है बंदरगाह, सु का अर्थ क्या? बंदरगाह, तथा नमी का अर्थ होता है लहरें। मतलब सु का अर्थ क्या हो गया? बंदरगाह, तथा नमी का अर्थ होता है लहरें। जैसे समुद्र में लहर बहता ना, उसी के बारे में लहरें। इस प्रकार सुनामी बंदरगाह अथवा सागर तट पर आने वाली लहरें होते हैं। क्या होते हैं? कि सुनामी बंदरगाह अथवा सागर तट पर आधारित आने वाले लहरें ही होते हैं। चलिए, तो ये जो सारे सवाल हैं हम लोगों को एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या आसानी से नहीं लिख लेंगे। अगर हमारे जो लेक्चर अगर भी सुन लेते हैं बढ़िया से, अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो अगर लेक्चर को 1 से 2 बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं भी, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छा से बेहतर लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। थैंक यू।